हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक। तो जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। किंगडम कॉन्सेप्ट 5 किंगडम कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं पंच जगत परिकल्पना। पंच जगत परिकल्पना। ये जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है या जो पंच जगत परिकल्पना है वो दी किसने थी? तो ये दी थी केरोलस लीनियस ने। केरोलस लीनियस ने किसने दी थी? केरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट ने। लीनियस नामक साइंटिस्ट ने पंच जगत परिकल्पना को दिया था। ओके, अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट होता क्या है, किसे बोलते हैं। पंच मतलब 5 किंगडम, जगत होते क्या हैं। देखिए, जैसे अपन जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स है, वो कौन से किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया किंगडम में। जैसे सेवाल हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सबको पढ़ने की दृष्टि से अलग अलग किंगडम में बांटा गया है या क्लासिफाइड किया गया है। तो 5 किंगडम मतलब जो केरोलस लीनियस है इन्होंने जीवित जीवों को, किनको? लिविंग्स को। लिविंग्स, ओके, लिविंग को कितने भागों में बांटा है? 5 किंगडम में बांटा है। ओके, जो लिविंग जो जीव हैं, ओके, या सजीव हैं, उनको कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, कौन सा भाग देखेंगे? पहला देखेंगे 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है। तो इस ये जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कितने किंगडम है? 5 किंगडम है। तो एक करके अपन सारे के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा मोनेरा। मोनेरा, इसके बाद में आएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसके बाद में आएगा फंगाई, इसके बाद में आएगा प्लांटी, और इसके बाद में आता है एनिमेलिया। ओके, जो अपनी पृथ्वी है उसके ऊपर जो जीव हैं उनके आधार पर उनको कितने भागों में बांटा है? 5 किंगडम में बांटा है केरोलस लीनियस ने। एक तो दिया है मोनेरा, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा फंगाई मतलब कवक, प्लांटी मतलब प्लांट्स पादप, एनिमेलिया मतलब एनिमल जंतु। ओके, इतना समझ में आया? अब ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनके अंदर आते कौन कौन है। ओके, तो आप सभी ने देखा है कि मोनेरा नाम सुना है, उसके अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा जो किंगडम है इसके अंदर कौन आएंगे? बैक्टीरिया, जीवाणु। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किस में आएंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले अपन। ओके, मोनेरा के अंदर, मोनेरा के बाद में आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं एकोसिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सारे कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका का मतलब है अमीबा किससे मिलकर बनी हुई है? एक ही कोशिका है, ओनली एक सेल है। यह सेल ही क्या करेगी? रेस्पायरेशन करेगी। क्या करेगी? श्वसन करती है। क्या करती है ये? श्वसन करती है। यही क्या करेगी? उत्सर्जन करती है। यही क्या करेगी? जनन करती है। और जनन से क्या बना लेगी? 1 से 2 अमीबा बना लेती है। इस टाइप से एक से कितनी अमीबा बन गई? 2। एक को बोलेंगे मदर और दूसरी को डॉटर। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे अपन यहाँ पे कवक का। क्या देखेंगे? कवक तो आप सभी ने देखा है ना कि कवक क्या है। इसमें कौन सी कवक का एग्जाम्पल देंगे? देखो, कवक खाने लायक भी होती हैं और विषैली भी होती है, जैसे मशरूम। और आपने बारिश के टाइम में देखा होगा फफूंद लग जाती हैं। देखिए, रोटियों पे है और लकड़ी के ऊपर वाइट वाइट कलर की, ग्रीनिश कलर की, तो वो सारी क्या होती है? फंगस होती है। जिस एक अपन देखते हैं कि सांप की छतरी भी बोलते हैं, तो वो भी क्या होती है? कवक ही होती है। प्लांट्स में एग्जांपल देखें तो अपन कोई भी प्लांट ले लीजिए आप, जैसे आम का पौधा मान लीजिए, जो भी प्लांट है वो सब किस में आ जाएंगे? पादप प्लांट। एनिमेलिया के अंदर आते हैं आपके जितने भी एनिमल्स है वो सारे किस में आ जाएंगे? एनिमेलिया किंगडम में। तो एग्जाम्पल कहते हैं इसका, ह्यूमन दे दूं, ह्यूमन, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या आ जाएंगे यहाँ पे? इसके अंदर एनिमेलिया में आ जाएंगे। तो जो सजीव हैं उनको
5 किंगडम में बांटा है और नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर आते हैं आपके बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किसमें आएंगे? मोनेरा में। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ओके। अब प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय जीव आएंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। एक कोशिकीय प्लांट्स हैं वो भी किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा के। एक कोशिकीय जंतु है वो भी किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर। एक कोशिकीय कवक है वो भी किसमें आएगी? प्रोटिस्टा के अंदर। ओके। तो प्रोटिस्टा जो किंगडम बोला है, किंगडम का मतलब होता है राज्य या जगत। ओके। फंगस के अंदर आज फंगाई किंगडम में आएंगे आपके फंगस, जितने भी कवक हैं। जैसे अपने को दाद हो जाता है, दाद खुजली होती है ना गर्मियों के टाइम में पसीने से, तो वो दाद जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण ही होता है। प्लांटी है वो, इसके अंदर आएंगे प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी प्लांट ले लीजिए, एनिमेलिया है, उसके अंदर क्या आएंगे? ह्यूमंस आएंगे, एनिमल्स आएंगे, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सब किसमें आएंगे? एनिमेलिया में। अब देखिए जो केरोलस लीनियस है, इन्होंने जो सजीव हैं उनको 5 किंगडम में किस आधार पे बांटा है, कि आप कैसे, उन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया कि ये मोनेरा में आएगा, ये प्रोटिस्टा में आएगा, ये फंगाई में आएंगे, ये प्लांटी में आएंगे। तो उन्होंने करेक्टर लिए थे, वो देखते हैं सबसे पहले अपन, इसके बाद में। उन्होंने जो करेक्टर लिए थे वो थे, एक तो था कोशिकीय प्रकार। क्या था? कोशिकीय प्रकार। क्या लिया उन्होंने? एक तो सेल टाइप लिया। क्या लिया? कोशिकीय प्रकार या सेल टाइप। दूसरा उन्होंने लिया था पोषण, न्यूट्रिशन। तीसरा उन्होंने लिया था काय संगठन, काय संगठन, इसको बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ उन्होंने लिया था सेल वॉल, कोशिका भित्ति के आधार पर। और तीसरा उन्होंने, फिफ्थ लिया था उन्होंने जनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये क्या थे? 5 चीजें ली उन्होंने। एक तो लिया कोशिकीय प्रकार, दूसरा पोषण, तीसरा काय संगठन, तीसरा कोशिका, चौथा कोशिका भित्ति, पांचवा जनन। इन पांचों करेक्टर के आधार पर उन्होंने जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया में डिफाइन किया, अलग अलग बांटा। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे कौन सा लेंगे? कोशिकीय प्रकार ले लेते हैं। क्या लेंगे यहाँ पे अपन? कोशिकीय प्रकार लेते हैं, सेल टाइप। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका देखिए 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। इतना समझ में आया? अब देखिए यूकैरियोटिक किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। प्रो मतलब पुराना, प्रीमिटिव। प्रो मतलब पुराना, कैरियो, कैरियोन। ओके। कैरियोटिक का मतलब है कैरियोन। कैरियोन को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक का जो केंद्रक है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? कैरियोन भी बोलते हैं। जो कैरियोन होता है उसका मतलब होता है केंद्रक। जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनका केंद्रक कैसा होता है? पुराने टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का था। प्रिमिटिव का टाइप का मतलब ये अपनी सेल, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके। और न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये यहाँ क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके केंद्र के चारों तरफ क्या नहीं पाई जाती? सेल मेम्ब्रेन। इस टाइप से क्या नहीं पाई जाती? सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सीधा ही क्या प्रेजेंट होता है? जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो डीएनए, वो सीधा ही कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक या तो अनुपस्थित होता है या थोड़ा ही उपस्थित होता है। थोड़ा ही उपस्थित का मतलब है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, यू मतलब वेल, सू अच्छे से, कैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब कैरियोन, केंद्रक। इनका केंद्रक होता है जो होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। डेवलप का मतलब ये सेल है, सेल के अंदर क्या? आनुवंशिक पदार्थ, और आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ क्या पाई जा रही है? केंद्रक झिल्ली। जिन सेल्स में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है अच्छे से, उन्हें क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है वो किसके अंदर है?
केंद्रक झिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और बाहर क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो ओके, जो डीएनए है या आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य से अटैच नहीं है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में, कितने किंगडम में बांटा है, 5 किंगडम में बांटा है। अब जो मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, उनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक, सॉरी, उनमें कौन सी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये अपन नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं वापस से एक बार, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर आपका फंगाई, फिर आपका प्लांटी, और ये लास्ट में आपका हो गया एनीमेलिया। अब इनके अंदर अपन इन कैरेक्टर्स के आधार पर देखेंगे। तो पहला कैरेक्टर मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे, सेल टाइप। सेल टाइप के आधार पर देखेंगे तो मोनेरा के कैसे, मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर कौन आते हैं, मैंने बताया आपको बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। एक कोशिका बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिका या एक यूनिसेल्युलर एनिमल है। अब मोनेरा के अंदर अपन सेल टाइप कैसे बताई मैंने, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ओके। और यहाँ से प्रोटिस्टा से लेके आपका एनिमेलिया तक कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इतना समझ में आया। इसके बाद में अपना दूसरा कैरेक्टर है काय संगठन, ले लेते हैं। क्या लेंगे अपन दूसरा कैरेक्टर, काय संगठन। दूसरा, फर्स्ट कैरेक्टर ये, सेकंड है काय संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए अपनी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, अपन ये देखते हैं अपनी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, ओके। तो आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखिए सेल, सेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, अपनी बॉडी। ये आपकी क्या हो गई, कोशिका, ये अपना उत्तक, ये अपना अंग, अंग के बाद में अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद में ये अपना शरीर। टिश्यू के बाद में यहाँ पे आ सकता है अपना टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं उत्तक तंत्र। आया समझ में। देखिए अपनी बॉडी इस प्रकार से बनी हुई है, जैसे जैसे क्या बताऊं आपको, जैसे घर की दीवार मान लीजिए, अपना घर मान लीजिए आप, ठीक है, अपनी घर की दीवार है, वो कैसे बनती है, बहुत सारी ईंटें काम में लेते हैं अपन, एक ईंट, दो ईंट, तीन, चार ईंट, इसी हिसाब से बहुत सारी ईंटें अरेंज किया, अरेंज करने पे क्या बनेगी, एक दीवार बनेगी, दीवार बनेगी। और दीवार बनने के बाद में क्या बन जाएगा, अपन सबसे पहले जो सेल है वो ईंट की तरह काम करती है। ईंट की तरह मतलब अपन ने बहुत सारी ईंटें अरेंज की, अरेंज करने पे एक दीवार बनाई, दीवार बनाने पे अपन ने एक दीवार के बाद में दूसरी दीवार बनाएंगे, तीसरी दीवार, इस टाइप से अपन क्या बना देंगे, वहाँ पे एक रूम का निर्माण कर देंगे, रूम, बहुत सारे रूम बनाएंगे, रूम बनाने के बाद में क्या बन जाएगा, अपना एक घर बन जाएगा, ओके। तो इसी टाइप से अपनी बॉडी वो किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिका से। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। जैसे अपने घर की एक दीवार मान लीजिए, बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्तक तंत्र का। उत्तक तंत्र का मतलब बहुत सारी दीवारें बन जाना। दीवार बनने के बाद में बहुत सारी दीवार बन जाएगी तो एक रूम बन जाएगा, एक रूम बनाएंगे उसको बोलेंगे ऑर्गन, और बहुत सारे रूम बन जाएंगे उनको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे रूम बन जाएंगे तो उसको घर बोल देंगे। वैसे ही अपनी बॉडी में, बॉडी के अंदर कोशिका, कोशिका से उत्तक बनेंगे, उत्तक से उत्तक तंत्र बनेगा, उत्तक तंत्र से अंग बनेंगे। जैसे अंग के अंदर अपना लूँ तो मैं यहाँ पे, जैसे अपनी किडनी हो गई, जैसे अपना लीवर हो गया, और देखें तो लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, ये सारे अंग मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र से अपना क्या बन रहा है, शरीर। तो इसे ही क्या बोलते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन या काय संगठन, ओके। जो मोनेरा, अब इसके अंदर अपन देखेंगे मोनेरा, सबसे पहले कौन सा किंगडम देखेंगे, मोनेरा। मोनेरा के अंदर जो जीव है वो, उसके अंदर क्या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, ओनली क्या पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है, ओनली क्या होती है, एक सेल। इसको बोल सकते हैं अपन यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, क्योंकि एक ही कोशिका होती है, ओके। यूनिसेल्युलर को हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय। मोनेरा जो किंगडम, उसके अंदर कैसे जीव आते हैं, एक कोशिकीय, कोशिकीय जीव आते हैं। कोशिकीय जीव के अंदर मतलब एक ही सेल प्रेजेंट होती है, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका है,
ओके। इसके बाद में देखेंगे अपन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या बताया था मैंने, एक कोशिका ही बताई है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, एक कोशिकीय जीव आते हैं। ओके, प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके अंदर एक कोशिकीय जीव आते हैं, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे वो फंगाई हो, चाहे वो एनिमेलिया हो। ओके, और बैक्टीरिया है वो सारे मोनेरा में ही आएंगे। ओके, फिर देखते हैं अपन फंगाई। ओके, अब जो फंगाई है ये कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। जो कवक होती है वो कैसी होती है, बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। फिर अपन देखेंगे प्लांटी, तो प्लांट्स में क्या होते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। फंगस में कोई उत्तक नहीं होते, किसमें होते हैं उत्तक, प्लांट में। और प्लांट में क्या होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं। ऑर्गन मतलब अंग भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटी क्लास में पढ़ा है जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक प्लांट्स में। जाइलम उत्तक जल को लेके जाता है, फ्लोएम प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसफर करता है या परिवहन करता है। तो आप सब समझ सकते हो कि प्लांटे में कौन आते हैं, आपके उत्तक आते हैं। अब लेते हैं अपन एनिमेलिया। एनिमेलिया में मैंने आपको बताया एनिमल, तो इसके अंदर कौन आएंगे, टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, अंग तंत्र, सॉरी टिश्यू सिस्टम नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको अपन, ऑर्गन। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। कुछ जीव होते हैं उसमें टिश्यू भी पाए जा सकते हैं, बट देखिए ऑर्गन पाए जाएंगे। कुछ जीवों में टिश्यू भी पा सकते हैं। ओके, एनिमेलिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन भी पाए जाते हैं, टिश्यू भी पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पूरा, एनिमल भी पाया जाता है। पूरा एनिमल मतलब ऑर्गन सिस्टम, अपन क्या एनिमल अपने में तो पूरा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन पाए जा रही है उसी तो ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्या है अपना, सेल वॉल। क्या देखेंगे अपन, सेल वॉल। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ओके, अब जो आपका मोनेरा जो किंगडम है, सॉरी फाइलम, मेरे को गलती से याद आ रहा है, क्या आता है यहाँ पे, किंगडम, राज्य। मोनेरा जो किंगडम है उसके उन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए कोशिका भित्ति होती क्या है, ये सेल है, सेल के बाहर क्या पाई, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक के बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली। और कुछ जीव जो है या कुछ सजीव जो है या ओके, उनमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक झिल्ली और पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या काम करती है, ये जो कोशिका उसको क्या प्रदान करती है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है, मतलब संरचना प्रदान करती है, और उसको बाह्य वातावरण से बचाती है, उसकी रक्षा करती है। जो बैक्टीरिया वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो इनमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो इनमें तो क्या होगी, प्रजेंट होगी। कोशिका भित्ति मोनेरा के जीवों में पाई जाती है, तो प्रजेंट या उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। और किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की, सेकेराइड की बनी हुई होती है। इसके बाद में देखेंगे अपन प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो जीव है उनमें कुछ जीवों में प्रेजेंट होती है, कुछ जीवों में प्रेजेंट, कुछ में प्रेजेंट या कुछ में प्रेजेंट होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा में मैं एग्जांपल दूं तो आपको इसका यूग्लिना, और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। इसके नेक्स्ट बाद में देखें तो अपन फंगाई। फंगाई में प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, वो काइटिन की। किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की। प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेल्यूलोज की। इसके बाद में एनिमल्स में एब्सेंट होती है, अपने अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद में अपन 4 नंबर का देखेंगे, तो क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषण। क्या बोलेंगे, पोषण। अब देखिए मोनेरा का जो फाइलम है, इसकी ये जो फाइलम है इस ये कैसा होता है, स्वयंपोषी भी होता है। स्वयंपोषी एंड विषमपोषी, दो प्रकार का होता है ये। ओके, स्वयंपोषी को बोलते हैं ऑटो, स्वयंपोषी को बोलेंगे इसको तो बोलेंगे हेटेरो, और इसको बोलेंगे ऑटो। ओके, अब जो स्वयंपोषी हैं वे एनिमल जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। किससे बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण से। ओके, फोटोसिंथेसिस से भी क्या बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे। विषमपोषी मतलब जो दूसरे जीवों से अपना पोषण लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, विषमपोषी। तो जो मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया वो स्वयंपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वयंपोषी को बोलते हैं ऑटोफेगस। इसके बाद में देखेंगे
प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कैसे होते हैं, स्वयंपोषी भी होते हैं और स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ओके, स्वयंपोषी भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। एग्जाम्पल युगलिना। युगलिना नॉर्मल तो क्या होती है, विषमपोषी होती है, बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब भोजन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस टाइम पे युगलिना क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और क्या बना लेती है, अपना भोजन बना लेती है। इसके बाद में फंगाई देखेंगे तो ये होती है मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी कहने का मतलब है ये मरे हुए जीवों से भोजन लेते हैं, तो ये भी क्या हो गए, विषमपोषी होते हैं। प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। आप सभी ने देखा है कि प्लांट जो हो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्लांट्स क्या है, स्वयंपोषी। एनिमेलिया अपन क्या है, विषमपोषी। अपन क्या करते हैं, दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं। मर्तोपजीवी होते हैं, मर्तोपजीवी मरे हुए जीवों से पोषण लेते हैं। तो ये तो अपन ने क्या देखा, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पे। अगर एक नेक्स्ट पॉइंट एक और रह गया, जनन रिप्रोडक्शन। ओके, तो मोनेरा के अंदर लैंगिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो एक सेल से ही 2 सेल का बना ही क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो डॉटर सेल बनती है, जैसे ये अपन एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बना दिए, तो एक तो पहले, अब ये जो एक बैक्टीरिया, इसे डॉटर बैक्टीरिया बोलेंगे, ये अपने पेरेंट्स के क्या होती है, क्लोन होती है। क्लोन मतलब सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की कॉपी होती है, उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। और जो लैंगिक जनन होता है वो होता है बैक्टीरिया के अंदर सहयुग्मन के द्वारा। ओके, कंजुगेशन या सहयुग्मन के द्वारा क्या पाया जाता है, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। किनमें, मोनेरा या बैक्टीरिया के अंदर। प्रोटिस्टा है, उनके अंदर भी अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दूं तो पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम जो है उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन होता है द्विवीय विभाजन के द्वारा, द्विवीय विभाजन। ओके, युग्लिना में भी द्विवीय विभाजन के द्वारा होता है और अमीबा में भी द्विवीय विभाजन के द्वारा होता है। और पैरामीशियम के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो सहयुग्मन के द्वारा होता है। ओके, इसी टाइप से फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया में क्या पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो यहाँ पे अपना ये जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है पैरामीशियम। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अपन पढ़ेंगे अब पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैरामीशियम में गमन को समझाइए, गमन को समझाइए, या पैरामीशियम में लोकोमोशन का वर्णन कीजिए। ओके, तो पैरामीशियम चलता कैसे है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पैरामीशियम होता क्या है। तो अपन ने अभी देखा है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कौन से फाइलम में आता है, कौन से किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आता है। 2 कैरेक्टर हो गए। तीसरा अपन ये देखेंगे कि इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसके द्वारा, अलैंगिक जनन तो करता है ये द्विवीय विभाजन ओके, या बहुविभाजन भी पाया जाता है इसमें। और लैंगिक जनन होता है इसमें सहयुग्मन के द्वारा। तो अपन अब तो देखेंगे इससे पहले तो देखेंगे अपन पैरामीशियम में गमन, और गमन के बाद में देखेंगे पैरामीशियम में जनन। और सहयुग्मन के द्वारा जनन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ओके, तो अपन ने सबसे पहले लोकोमोशन देखना है। तो लोकोमोशन तो अपन ये देख लिया कि एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा फाइलम का जीव है, लैंगिक जनन करता है और अलैंगिक जनन भी करता है। लैंगिक जनन करता है सहयुग्मन के द्वारा, अलैंगिक जनन करता है द्विवीय विभाजन के द्वारा। तो अपन इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि दिखता कैसे है। ओके, कि ये जो जीव है ये दिखाई कैसे देता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर बताऊं आपको मैं किस टाइप से होती है।
तो पैरामीशियम जो है अपनी जुत्ती के तलवे के समान होता है। कैसा होता है ये? जुत्ती के तलवे के समान होता है। इतना समझ में आया आपको? अब जुत्ती का तलवा जो है उस टाइप से क्या होता है, ये पैरामीशियम दिखाई देता है। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। इस टाइप से क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो ये संरचना इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव। एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, एक छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है। बड़े को बोलेंगे मेगा न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस, ओके। और छोटे को बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रोमीयर भी बोल सकते हैं, मेगामीयर भी बोल सकते हैं, ओके। तो माइक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस, ये क्या है यहाँ पे? इसके अंदर न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और हो गए इसके अंदर द्रव्य, साइटोप्लाज्म। आया इतना समझ में? रहता कहाँ है ये पैरामीशियम? ये पैरामीशियम रहता है वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर भी क्या करता है ये? अब देखिए ये गमन कैसे करेगा वाटर के अंदर? तो वाटर के अंदर ये गमन करता है अपने इन सीलिया के द्वारा। अब ये सीलिया होते क्या हैं, इनके बारे में अपन देखें तो ये जो सीलिया जो हैं ये 10 से 12 माइक्रोन लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं ये सीलिया? 10 से 12 माइक्रोन लंबे होते हैं। काम क्या करते हैं ये? इसमें गमन का काम करते हैं, ओके। अब गमन ये करेंगे गमन ये करेंगे किसके द्वारा? इन सीलिया के द्वारा करता है। कौन? पैरामीशियम गमन। रहता कहाँ है पैरामीशियम? वाटर में रहता है। तो अब देख रहे हैं अपन पैरामीशियम पानी में चलता है, ओके। गमन किस में करता है? पानी में। और रहता कहाँ है? तालाब, झील वगैरह में प्रेजेंट रहता है। ये जो पैरामीशियम है इसके ऊपर ये जो सीलिया पाए जाते हैं ये 10 से 12 माइक्रोन लंबे होते हैं। कितने माइक्रोन होते हैं? 10 से 12 माइक्रोन लंबे होते हैं। और लगभग जो इसकी बॉडी पे जो सीलिया है वो 10,000 से 14,000 इनकी क्या होती है? संख्या होती है। किसके अंदर? पैरामीशियम के अंदर, ओके। ये जो सीलिया है ये 1500 माइक्रोन प्रति सेकंड या इससे अधिक तेज गति से तैरता है। कितनी गति से तैरता है ये पानी के अंदर? 1500 माइक्रोन पर सेकंड। एक सेकंड में 1500 माइक्रोन की गति से क्या करता है? वाटर के अंदर तैरता रहता है। ये तैरता किस टाइप से है? या इसका जो पैरामीशियम का जो ये सीलिया है इससे गमन करता है। ये किससे गमन करता है? पैरामीशियम सीलिया से। ये सीलिया वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है पेंडुलम के दोलन के अनुसार, ओके। एक पेंडुलम होता है वो क्या करता है? दोलन करता है। इस टाइप से आपने देखा होगा ये पेंडुलम हो गया को, ये क्या करता है? कभी इधर जाता है, वापस आता है, वापस आता है, वापस। इस टाइप से क्या करता है? ये दोलन करता है, कभी यहाँ जाएगा, कभी वापस, फिर वापस, फिर वापस। घड़ी के अंदर होता है ना पेंडुलम, उस तरह से ये क्या करता है? कभी इधर जाएगा, कभी इधर वापस आएगा, ओके। तो इस टाइप से ही पैरामीशियम के क्या करते हैं? सीलिया क्या करते हैं? गमन करते हैं। अब ये जो सीलिया जो गमन करते हैं जो दोलन करता है वो 2 प्रकार से करता है। एक तो करता है प्रभावी स्ट्रोक, एक तो करता है प्रभावी स्ट्रोक, और दूसरा करता है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, ओके। ये जो प्रभावी स्ट्रोक है ये होता है तेज गति से। तेज गति से का मतलब ये है, देखिए ये सीलिया है, इसके ऊपर ऐसे सीलिया पाए जा रहे हैं। अब इन्हीं सीलिया को मैं क्या कर रही हूँ? बड़ा कर रही हूँ इस टाइप से, ओके। ये शेप बना दूं, यहाँ पे मैंने पैरामीशियम की शेप बनाई है, ओके, रफली। आया समझ में? इस टाइप से क्या है? सीलिया प्रेजेंट है। अब सीलिया को आगे जाना है तो आपने नाव को देखा होगा। नाव के अंदर जो युवक बैठा होता है वो क्या लेके रखता है? 2 लकड़ियां लेके रखता है और उनको क्या करता है? पीछे की तरफ धकेलता है। लकड़ी क्या करता है? पीछे लकड़ी से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। तो जो नाव होती है वो आगे की साइड गमन करती है ना। इसी टाइप से पैरामीशियम जो होते हैं उसके अंदर जो सीलिया है ये क्या करते हैं? वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हैं। ये जो सीलिया खड़े होंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ पानी को धकेलेंगे, ओके। तो पीछे की तरफ पानी को धकेलेंगे, पीछे की तरफ पानी को धकेलेंगे तो ये जो पानी को धकेलते हैं वो तेज गति से धकेलते हैं, ओके। और ये पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं उससे बोलते हैं प्रभावी स्ट्रोक,
अब देखिए पीछे की तरफ धकेलेंगे तो सीलिया भी तो पीछे की तरफ आएंगे। अब सीलिया पीछे की तरफ आने के बाद में वापस अपनी जगह पे जाएंगे, उसे बोलते हैं पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। जैसे वापस से समझिए आप, जैसे क्या होता है, जो नाव के अंदर जो नाविक होता है वो क्या काम करता है, उसके पास दो लकड़ियां होती हैं, ओके, उन लकड़ियों के द्वारा वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ, सॉरी, लकड़ी से पानी को पीछे की तरफ करता है। इसे इस टाइप से लकड़ी को पकड़ पानी को पीछे गिरा रहा है वो, और नाव आगे चल रही। इसी टाइप से सीलिया क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और सीलिया आगे की तरफ गमन करता है। अब जब इसके जो सीलिया वो खड़े होंगे, ये पीछे की तरफ पानी धकेलेंगे, उसको बोलेंगे प्रभावी स्ट्रोक। और पानी को पीछे धकेल दिया तो सीलिया भी तो पीछे आ रहा है, वापस से अपनी जगह पे सीलिया जाएगा, उसे बोलते हैं पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। ओके, तो पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है। सीलिया के द्वारा गमन दो प्रकार से करता है, एक तो प्रभावी स्ट्रोक और दूसरा पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। प्रभावी स्ट्रोक के तेज गति से होता है, इस दौरान जो पैरामीशियम जो है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, और जैसे ही पानी को पीछे धकेल देता है तो जो पैरामीशियम के जो सीलिया है वो वापस अपनी जगह पे आते हैं, उसे बोलते हैं पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। पुनः प्राप्ति स्ट्रोक जो होता है वो धीमी गति से होता है, और इसमें सीलिया जो है वो अपनी स्थिति पे या अपनी पुनः उसी स्थिति पे आ जाते हैं, उसे क्या बोल देंगे, पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। और जो पैरामीशियम है वो कभी भी सीधी गति नहीं करता, ये गति करता है राइफल की गोली की तरह। राइफल की गोली कभी सीधी नहीं जाती, कभी पैरामीशियम इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ओके, इस टाइप से पैरामीशियम क्या करता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा पैरामीशियम में गमन। इसके बाद में अपन देखेंगे पैरामीशियम में जनन के बारे में। क्या देखेंगे अपन, जनन। पैरामीशियम में जनन या रिप्रोडक्शन। और पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो है सहयुग्मन के द्वारा, सहयुग्मन के द्वारा, ओके, सहयुग्मन या कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के द्वारा। और ये जो कॉन्जुगेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसकी जनन के बारे में। देखिए पैरामीशियम में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस बताए मैंने, दो न्यूक्लियस, ओके। और सहयुग्मन कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे बोलते हैं, जिसमें दो अलग अलग जीव क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें कितने पैरामीशियम काम में आएंगे, इस जनन में कितने पैरामीशियम आएंगे यूज में, दो पैरामीशियम यूज में आएंगे। और वो दोनों पैरामीशियम जो हैं वो अपनी पार्श्व सतह से, कौन सी सरफेस से, पार्श्व सतह से आपस में चिपक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं तो एक पैरामीशियम ये बना दिया, दूसरा पैरामीशियम ये, ओके, ऐसे मैंने पैरामीशियम बनाया है। अब पैरामीशियम की जो ओरल ग्रूव होती है जिसे ये भोजन करते हैं वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और ये दोनों पैरामीशियम अपने पार्श्व सतह से आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद में इनमें क्या है, एक तो बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस, ये होता है। इनमें क्या हो जाएगा, इनका जो बड़ा न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, बड़ा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और छोटा न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके कितने न्यूक्लियस बनाएगा, चार न्यूक्लियस बनाएगा, ओके, चार न्यूक्लियस बनाएगा। कहने का मतलब है एक से दो, दो से चार। तो क्या बनेंगे यहाँ पे, एक तो बड़ा है दीर्घ केंद्रक और दूसरा आ जाएगा लघु केंद्रक, लघु केंद्रक, ओके। ये दोनों केंद्रक, बड़ा तो क्या हो जाएगा, बड़े वाला तो क्या करेगा, डी जनरेट हो जाएगा, डी मतलब यहाँ पे विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ओके। और ये नष्ट हो जाएगा बड़े वाला, और छोटे वाला क्या करेगा, यहाँ पे डिवीजन करेगा, और डिवीजन से कितने न्यूक्लियस बनाएगा, चार न्यूक्लियस बनाएगा। एक एक बार करेगा, एक से दो बनेंगे, दो से चार, ओके। चारों न्यूक्लियस बन गए, चारों न्यूक्लियस में से तीन न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दोनों के तीन न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो कितने न्यूक्लियस बचेंगे, एक न्यूक्लियस। यहाँ पे एक और केंद्रक बना दिया, एक केंद्रक है, ये कौन सा विभाजन करेंगे, असामान्य, असामान्य समसूत्री विभाजन करेंगे, समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, असामान्य समसूत्री विभाजन करेंगे। तो एक से असामान्य मतलब जो केंद्रक बनेंगे इनसे डिवीजन करेंगे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस प्रकार से समसूत्री विभाजन होगा। तो देखिए असामान्य का मतलब है कि केंद्रक जो बनेंगे डिवीजन से वो समान नहीं होंगे, ओके। तो असामान्य होंगे तो इसमें एक तो बन जाएगा बड़ा, एक छोटा। तो ये बड़ा हो गया और दूसरा छोटा, ये बड़ा और एक, ये बड़ा और एक ये छोटा। असमान समसूत्री विभाजन से कितने बन गए, बन गए ना
पहले तो क्या हुआ था, दो में से बड़े वाले नष्ट, छोटे वाले लघु केंद्रक के, लघु केंद्रक ने चार बनाए, चार में से तीन नष्ट, एकोक बचे। एकोक ने क्या किया, असामान्य समसूत्री विभाजन किया, तो क्या बन जाएंगे, दो दो के, इसमें क्या बन जाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा क्या बन जाएगा, केंद्रक। अब देखिए, अब ये जो बड़ा वाला होता है ये तो अचल होता है, अचल मादा केंद्रक, और छोटे वाला होता है नर चल केंद्रक। अब जो छोटे वाला है वो इसका जो केंद्रक वो इसमें चला जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। ओके, इसका इसमें आ गया, इसका इसमें आ गया, तो दोनों में क्या हो गया, यहाँ पे अब फ्यूजन हो गया दोनों केंद्रकों का, दोनों केंद्रकों में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे दोनों का अपन क्या करवा रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं। फ्यूजन करवाने के बाद में अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ये इसके साथ फ्यूज हो गया, ये इसके साथ फ्यूज हो गया, तो ये जाइगोट बन गया, इसमें जाइगोट बन गया। 12 से 13 घंटे के बाद में ये दोनों पेरामीशियम आपस में अलग हो जाएंगे, इस टाइप से अलग हो गए। ये जाइगोट है, ये जाइगोट है। ओके, अब देखिए दोनों अलग होने के बाद में ये जो पेरामीशियम है इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन से दो छोटे और दो बड़े केंद्रक बन जाएंगे, एक छोटा केंद्रक बनेगा, एक बड़ा। इसमें भी एक छोटा और एक बड़ा, बड़े वाले को मैं ऐसे लिखती हूँ। ओके, वापस से इसमें विभाजन होगा तो इसमें कितने बन जाएंगे, दो छोटे और दो बड़े। इसमें भी क्या बनेंगे, दो छोटे और दो बड़े। ओके, अब ये जो पैरामीशियम ये डिवीजन करेगा तो देखिए ये एक से दो बना लेगा। कितने पैरामीशियम बनाएगा, एक से दो, तो छोटे एक एक में छोटा चला जाएगा, एक एक में, एक बड़ा इसमें, एक बड़ा इसमें, एक छोटा इसमें, एक बड़ा इसमें, एक छोटा एक बड़ा इसमें। तो इस टाइप से कितने पैरामीशियम, दो पैरामीशियम से चार पैरामीशियम का निर्माण होता है, या फिर चार डॉटर या पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है सहयुग्मन के द्वारा। तो सहयुग्मन है वो इसलिए ही करवाया जाता है क्योंकि दोनों में क्या आ जाए, वेरिएशन, विभेदन उत्पन्न हो जाए, विभिन्नताएं विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाए दोनों पैरामीशियम में। आधे कैरेक्टर के किसके आगे, इस पैरामीशियम के, और आधे किसके आगे, इसके। तो इस टाइप से दोनों का जब न्यूक्लियस केंद्रक मिक्स हो जाता है तो दोनों, इसका केंद्र छोटा केंद्रक इसमें और इसका छोटा केंद्रक इसमें, तो इन दोनों के मिक्स होने पर दोनों में क्या, पैरामीशियम में क्या जाए, विभिन्नता है। और इनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, जो नई संतति उत्पन्न हो रही है, उनमें भी क्या हो रहा है, विभेदन उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, माइग्रेटरी नर चल केंद्रक जो होता है वो माइग्रेट करता है। माइग्रेट का मतलब होता है गमन करता है। तो ये इसमें आ गया, ये इसमें चला गया। जाने के बाद में जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद में दोनों पैरामीशियम 12 से 13 घंटे के बाद में अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में पैरामी जो जाइगोट है उसके अंदर डिवीजन होता है, तो एक से दो केंद्रक बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और बड़ा और छोटे में वापस से विभाजन होगा तो दो छोटे दो बड़े, और दो छोटे दो बड़े हैं वो एक बड़ा और एक छोटा मिलके एक पैरामीशियम बनाएगा, एक बड़ा एक छोटा मिलकर एक पैरामीशियम। इसी टाइप से नीचे वाले पैरामीशियम में इस प्रकार संयुग्मन के द्वारा दो पैरामीशियम से चार पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा पैरामीशियम में गमन, और पैरामीशियम में गमन हो गया, पैरामीशियम में जनन हो गया, और इसके बाद में अपन देखेंगे कीटों में कायांतरण। अपना टॉपिक है कीटों में कायांतरण। कीटों में कायांतरण अपना टॉपिक क्या है, कीटों में कायांतरण। इस कीटों में कायांतरण किसे बोलते हैं, कीट किसे बोलते हैं। ओके, इंसेक्टा एक क्लास का नाम है। किसका नाम है, क्लास का या वर्ग का नाम है। और ये जो वर्ग है वो फाइलम ऑर्थोपेडा की क्लास है। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की क्लास है। ओके, ऑर्थोपोडा एक संघ का नाम है, फाइलम मतलब संघ का नाम है। इस संघ के अंदर क्लास आती है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर जितने भी कीट हैं वो सब किस में आते हैं, इंसेक्टा क्लास में आते हैं। तो कीट का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। कीट का एग्जाम्पल आप अपन लेते हैं यहाँ पे हनी बी, मधुमक्खी क्या है, एक कीट है। टिड्डी, आपने टिड्डी का नाम तो आराम से ही सुना होगा, क्योंकि देखिए टिड्डी भी अपने राजस्थान के अंदर या अपने इंडिया में आई थी, और जो क्या कर रही थी, फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी। तो टिड्डी किस में आती है, कीटों में आती है। आपकी मधुमक्खी होगी, ये भी किस में आती है, कीट में आ गई। फसल के अंदर ऐसे बोलते अड़ लग गया, वो अड़ भी क्या होते हैं, इंसेक्ट ही होते हैं। अब देखिए इसमें कायांतरण किसे बोलते हैं। कायांतरण का मतलब होता है बॉडी में चेंजमेंट होना।
बॉडी में चेंजमेंट होना, शरीर में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। ओके, तो कीटों की शरीर की आकृति में चेंजमेंट होना क्या कहलाएगा? कायांतरण कहलाएगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जाइगोट। जाइगोट किसे बोलते हैं? सभी को पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, निषेचन होता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से वयस्क बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बनने की प्रक्रिया की पहली अवस्था, प्रक्रिया की पहली अवस्था, प्रक्रिया की पहली अवस्था क्या कहलाती है? पहली अवस्था क्या कहलाती है? एम्ब्रियो कहलाती है। क्या कहलाती है? एम्ब्रियो या भ्रूण कहलाती है। भ्रूण कहलाती है। ओके, अब अपन क्या कर रहे हैं? मधुमक्खी या कीटों में कायांतरण पढ़ रहे हैं। ओके, जीवों में परिवर्धन, जीवों में परिवर्धन दो प्रकार से होता है। परिवर्धन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। इसमें समझिए, डायरेक्ट का मतलब होता है जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीधा ही बच्चा बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे मुर्गी का अंडा है, मुर्गी के अंडे से सीधा क्या निकल के आता है? मुर्गी ने क्या दिया? अंडा, अंडे से सीधा क्या निकल के आया? चूजा। उसे क्या बोलेंगे? अंडे से सीधा चूजा बाहर आया, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष परिवर्धन बोलते हैं। ओके, अप्रत्यक्ष का मतलब आप समझिए यहाँ पे, जैसे फ्रॉग, मेंढक लिया, मेंढक ने क्या दिए? अंडे दिए, अंडे से क्या बनता है? लार्वा, और लार्वा का नाम क्या होता है? टेडपोल। टेडपोल, और टेडपोल से क्या बनेगा? फिर फ्रॉग बनेगा। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अंडे से लार्वा, लार्वा का नाम क्या होता है फ्रॉग के? टेडपोल लार्वा, और टेडपोल लार्वा से क्या बनता है? फ्रॉग। उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष का मतलब है अंडे से सीधा क्या नहीं बना? बच्चा बाहर नहीं आया ना, फ्रॉग नहीं बनाना। अंडे से सीधा क्या नहीं बना? फ्रॉग नहीं बना। क्या बना? एक अवस्था और बनी, उसे क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा। ओके, उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष परिवर्तन। देखिए, फ्रॉग जो होता है, जो मेंढक जो होता है, वो अंडे देता है। अंडे गोल होते हैं इस टाइप से, और ये गोल अंडे कुछ टाइम बाद में इस टाइप से बन जाते हैं, ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं, इनमें पूंछ पाई जाती है। आपने छोटे थे तब देखा होगा, खेल वगैरह या तालाब के अंदर, पानी के अंदर आपको इस टाइप से छोटी छोटी मछलियां बोलते थे। ओके, ये इस टाइप से छोटी छोटी पूंछ पाई जाती है, उनको मछलियां बोलते थे। मछली जैसी संरचना दिखाई देती है, वो मछली ना होके क्या होते थे? फ्रॉग के लार्वा होते थे। ये लार्वा क्या, ये जो यहाँ पे जो ये पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है, इनको मछलियां बोलते थे। मछलियां न होके फ्रॉग के अंडे, सॉरी लार्वा होते थे। ये लार्वा में कुछ टाइम बाद में पूंछ यहाँ से नष्ट हो जाएगी, और पूंछ नष्ट होने के बाद में क्या बन जाएगा? यहाँ पे फ्रॉग बन जाएगा। फ्रॉग को आपने देखा होगा कि फ्रॉग में क्या पाए जाते हैं? इस टाइप से पैर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं फोरलिम और हिंदलिम। क्या बोलते हैं? फोरलिम और हिंदलिम। और पूंछ नहीं पाई जाती फ्रॉग में। तो फ्रॉग की बॉडी में चेंजमेंट हुआ ना, इस चेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं, कि इसकी बॉडी में चेंजमेंट हो रहा है। पहले अंडे थे, अंडे से लार्वा बने, लार्वा में पूंछ पाई जा रही थी, हाथ पैर नहीं थे। बट फ्रॉग में क्या हो रहे हैं? फोरलिम और हिंदलिम, अग्रपाद और पश्चपाद पाए जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? कायांतरण, बॉडी के अंदर चेंजमेंट होना। आपके सिलेबस में यहाँ पे फ्रॉग के अंदर ना देख के पूछा गया है कीटों में। तो कीटों के अंदर अपन क्या देख रहे हैं? यहाँ पे परिवर्धन देख रहे हैं। तो कीटों में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, या प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब है अंडे से सीधा बच्चा बनना। ओके, तो बच्चा किस में बनता है? लेपिस्मा में। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट का। डायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं? अंडे से सीधा बच्चे का बनना। ओके, इसे बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं आ जाएगा आपका लेपिस्मा। लेपिस्मा, ओके, या इसको बोलते हैं बुकलाइस। बुकलाइस, ये जो जीव होते हैं इस टाइप से होता है। आपको मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये जो जीव होता है, इसकी संरचना इस टाइप से होती है भाई। ओके, इस टाइप से संरचना होती है इसकी।
इस टाइप से संरचना होती है जीव की। ओके, इसे क्या बोलते हैं? बुकलाइस बोलते हैं। ये सिल्वर कलर की होती है। आपने देखा होगा मिट्टी वाली जगह पे आप ईंट वगैरह उठा के देखते हो तो आपको छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी आपको इससे बुकलाइस दिखाई देती है। ये जो बुकलाइस है ये क्या देगी? अंडे देगी। क्या देगी? ये अंडा देगी। ये अंडा जो है कुछ टाइम बाद में क्या बन जाएगा? छोटा बुकलाइस बन जाएगा, मतलब छोटा बच्चा बन जाएगा। ये बुकलाइस जैसा सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के समान। ओके, और कुछ टाइम बाद में, ये तो चाइल्ड है, बच्चा है, ये चाइल्ड किस में चेंज हो जाएगा? फिर कुछ टाइम बाद में अडल्ट में, अपने पेरेंट्स के जितना ग्रोथ कर लेगा, मतलब आकार में वृद्धि कर लेगा। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष परिवर्धन। ओके, या लेपिस्मा में, यहाँ क्या लिखूंगी? लेपिस्मा में प्रत्यक्ष परिवर्तन। ये फिगर हो जाएगा कि क्या दिए इस लेपिस्मा ने? अंडे दिए, अंडे से क्या बन गया? बच्चा, और बच्चे से क्या बन गया? बच्चे ने आकार में वृद्धि की, आकार में वृद्धि बनने पे इससे में क्या बन गया? लेपिस्मा ही बन गया। ऐसा ही ह्यूमंस में होता है, अपने अंदर होता है कि जाइगोट से क्या बनता है? बच्चा बनता है, छोटा बच्चा होता है, उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे पैर होते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं। कुछ टाइम बाद में अपने आकार में, अपनी हाइट में चेंजमेंट होता है और अपन बड़े हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स के समान हाइट वगैरह हो जाती है, उस टाइप से दिखाई देते हैं। तो चाइल्ड जो लेपिस्मा है ये क्या है? एक इंसेक्ट है, कीट है। ओके, इसमें क्या होता है? अंडे देते हैं, अंडे से सीधा चाइल्ड, और चाइल्ड से अडल्ट बन जाता है। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष परिवर्धन। फिर दूसरा देखेंगे अपन, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन। ओके, अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी देखिए भाई कितने, अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपूर्ण कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण, और दूसरा होता है पूर्ण, पूर्ण कायांतरण। देखिए अपूर्ण कायांतरण किसे बोलते हैं? अपूर्ण कायांतरण को आपको मैं सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देती हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। अपूर्ण कायांतरण का मतलब है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं सीधे ही ड्रैगन फ्लाई का। किसका एग्जांपल लूँ? ड्रैगन फ्लाई का। आपने हेलीकॉप्टर नाम सुना है ना? छोटे थे तो बड़े बड़े पंखों वाली हेलीकॉप्टर बोलते थे अपन। ट्रांसपेरेंट आकार की होती थी मक्खी, उसे क्या बोलते हैं? हेलीकॉप्टर बोलते हैं। और उसका नाम क्या है वैसे? ड्रैगन फ्लाई। ओके, आपने वो ड्रैगन फ्लाई देखी है? ड्रैगन, ड्रैगन फ्लाई। ओके, ये जो ड्रैगन फ्लाई होती है ये क्या करती है? अंडे देती है। इसने क्या दिए? अंडे दिए। अंडे कैसे होते हैं? गोल गोल। ये गोल अंडे क्या करेंगे? अपने आकार में वृद्धि करेंगे, अपने आकार में चेंज करेंगे। आकार को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? इस टाइप से संरचना बनेगी इसमें भाई। ओके, इसे क्या बोलेंगे? निम्फ। और ये निम्फ कुछ टाइम बाद में ड्रैगन फ्लाई में चेंज हो जाएगा। देखिए पूर्ण, इसे बोलेंगे अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण का मतलब यही है कि ड्रैगन फ्लाई ने क्या दिया? अंडे, अंडे से क्या बन गया? निम्फ। ये अपने पेरेंट्स के समान नहीं है ना, अपन ने पीछे देखा था कि ये अपने चाइल्ड्स के समान है, छोटा बच्चा सेम टू सेम इसी के जैसा है ना, बस ये आकार में छोटा, ये आकार में बड़ा है। और यहाँ पे क्या है कि ये क्या है? आकार में छोटा है, आकार सॉरी छोटा नहीं, आकार में बिल्कुल अलग है। ये यहाँ पे क्या है? आकार में बिल्कुल। और अपूर्ण कायांतरण है, इसमें क्या होगा? ये आकार में बिल्कुल अलग है। अंडे दिए, अंडे देने के बाद में निम्फ बना, और निम्फ से में क्या नहीं है? पंख वगैरह नहीं पाए जा रहे हैं। ये जो निम्फ है ये तो रहता है वाटर में, और जो ड्रैगन फ्लाई है वो आप सभी ने देखा है आसमान में उड़ती है। तो देखिए ड्रैगन फ्लाई तो ऊपर उड़ रही है और निम्फ पानी में रह रहा है, तो इसे बोलेंगे अपूर्ण कायांतरण। अंडे बने, अंडे से निम्फ बना, निम्फ से ड्रैगन फ्लाई। तो आप बोलोगे पूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं? इसके बाद में अपन देखते हैं पूर्ण कायांतरण। देखिए कीटों में अपन पूर्ण कायांतरण देखेंगे तो पूर्ण कायांतरण होता है कि सबसे पहले क्या देगी? अंडे दिए जाते हैं। अंडे से क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपा। और प्यूपा से क्या बनेगा? अडल्ट।
और अडल्ट क्या देता है, अंडे देता है। यहाँ पे मैं लूँ तो हनी बी ले लेती हूँ। हनी बी मधुमक्खी क्या देती है, अंडे देती है, अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट। देखिए जो अंडे होते हैं और लार्वा, लार्वा कैसी होती है, हानिकारक अवस्था होती है, हानिकारक अवस्था होती है। प्यूपा जो होती है वो निष्क्रिय होती है। ओके, निष्क्रिय अवस्था का मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्यूपा अवस्था जो होती है इनके ठीक है, प्यूपा जो अवस्था होती है वो नुकसान नहीं पहुंचाती। अडल्ट और लार्वा अवस्था वो हानिकारक होती है। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो मैं संरचना का नाम ले रही हूँ होती कैसी है। आपने अपनी दिवाली के टाइम पे सफाई की है, तो सफाई के दौरान आपने मिट्टी वगैरह लगी मिली होगी आपको दीवार पे, उस मिट्टी के अंदर एक मक्खी होती है, वो अंदर जाती रहती है। अब वो मक्खी जो है वो इस टाइप से होती है। ये उसमें क्या होते हैं, पैर, और ये होते हैं 2 जोड़ी पंख। सुंदर सी मक्खी होती है। अब वो मक्खी अंडे देती है। क्या देती है, वो अंडे देती है। तो वो येलो कलर के छोटे छोटे अंडे देती है मिट्टी के अंदर। ओके, इस टाइप से गोल गोल राउंड राउंड होते हैं। वो तो क्या हो गए, अंडे। अंडे के बाद में आप इस मिट्टी को फोड़ते हो तो आपको ऐसे पीले कलर के कीड़े से दिखाई देंगे। तो वो कीड़े कौन सी अवस्था है इस मक्खी की, लार्वा अवस्था होती है। और लार्वा के बाद में वो प्यूपा अवस्था में चले जाते हैं, और प्यूपा से वो क्या बनेंगे, अडल्ट मक्खी बन जाएंगे। तो अडल्ट बनेंगे तो उसमें क्या आ जाएंगे, इस कीड़े में देखो पंख वगैरह नहीं है ना, कुछ टाइम बाद में इस कीड़े में ये जो पार्ट है वो हेड बन जाएगा, सर बन जाएगा, वक्ष भाग बन जाएगा, थोरेक्स और एब्डोमेन पार्ट बन जाएगा, और पंख आ जाएंगे और एंटीना बन जाएंगे। ओके, तो ये बोलेंगे, इसे बोलेंगे अडल्ट अवस्था। तो इस टाइप से क्या होता है, इनके अंदर इनका काया में चेंज होते हैं, इनकी बॉडी में चेंजमेंट होता है। इसे बोलते हैं पूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण। दूसरा आपने देखा होगा कि बेर वगैरह में अपने फ्रूट्स में कीड़े लग जाते हैं। तो बेर के अंदर कीड़े कहाँ से आते हैं, आपने सोचा हो। तो बेर के अंदर क्या करती है, जब बेर कच्चे होते हैं उस टाइम पे मक्खी जो होती है उसके अंदर क्या देखे छोड़ के आ जाती है, अंडे छोड़ के आ जाती है। वो अंडे जो हैं बेर के अंदर वो अपने को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर अपन बेर को या फ्रूट को काट के देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर उसके अंदर अगर मक्खी ने अंडे दिए तो वो अंडे अपने को दिखाई देंगे। तो अपन जो फ्रूट है उसको खा लेते हैं, अंडे प्रेजेंट है तो भी अपने को दिखाई नहीं देते। कुछ टाइम बाद में ये जो अंडे हैं वो लार्वा में चेंज हो जाते हैं, कीड़े के रूप में चेंज हो जाते हैं। जिस टाइम पे अपन बेर को खाते हैं तो अपने को कीड़े वगैरह दिखाई देते हैं, फ्रूट में कीड़े दिखाई देते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है, उनकी लार्वा अवस्था होती है। और जो क्या होती है, हानिकारक होती है। लार्वा अवस्था में जो जीव होता है वो क्या करता है, पोषण लेता है, मतलब वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा तो उसे भोजन चाहिए, पोषण चाहिए, तो वो पोषण किससे लेगा, फ्रूट के अंदर से ही लेगा। इसीलिए ये मक्खियां हैं, तितलियां हैं, जो फ्रूट के अंदर ही क्या देती हैं, अंडे देती हैं, जहाँ से उनके लार्वा को पोषण मिले और वो अडल्ट में चेंज हो जाए। तो ये जो लार्वा होते हैं वो पोषण लेते हैं। पोषण लेने के बाद में वो निष्क्रिय प्यूपा अवस्था में चले जाएंगे। प्यूपे इनकी एक निष्क्रिय अवस्था होती है जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्यूपा अवस्था में। ओके, प्यूपा अवस्था में ये खाना वाना कुछ नहीं खाते। ओके, और प्यूपा अवस्था के बाद में ये किस में बदल जाएंगे, अडल्ट में बदल जाएंगे, मतलब वयस्क हो जाएंगे। वयस्क का मतलब इनमें पंख वगैरह आ जाएंगे, और ये क्या करेंगे, फिर आसमान में उड़ेंगे और क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। निषेचन से जो नए प्यूपा थे वो अडल्ट बने, वो क्या करेंगे, अंडे देंगे। अंडे से यही प्रोसेस बार वापस चलती रहेगी। इस टाइप से इनमें क्या होता है, पूर्ण कायांतरण होता है, मतलब इनकी बॉडी में चेंजमेंट होता रहता है। कभी एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट बनती है। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, कीटों में कायांतरण को अपन ने समझ लिया। ओके, थैंक यू।